वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ज्ञान गर्ल। आज बड़ा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। मेरा नाम है शिखा और अभी राजधानी दिल्ली में दो ऐसी घटनाएं हुई जो कि बहुत चर्चाओं का विषय बनी। एक तो महाकुंभ की वजह से यहाँ पर स्टैम्पेड मची, रेलवे स्टेशन पर इस तरह से भगदड़ मची जिसने हर किसी की आंखें भी नम कर दी, लेकिन सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि ज्यादा एकदम से अगर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो उस हालात में हमारे पास कौन सा ऐसा सिस्टम है कि हम भीड़ को बेकाबू होने से रोक पाए और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प लेकर हम किस तरह से जो जान माल का नुकसान होता है उसे कवर कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। इस पर भी सवाल खड़े हुए। दूसरी बात, एकदम से सुबह 4:30 बजे या 5 बजे के करीब दिल्ली वालों की आंख खुल गई क्योंकि एकदम से भूचाल के झटकों ने उन्हें दहला दिया। और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। आई एम नॉट श्योर फिगर्स की कब हुआ था ऐसा, लेकिन मेरे साथ जो गेस्ट है वो ही बताएंगे कि एकदम से जो उसका एपिसेंटर था, जो उसका सेंटर मूवमेंट का था, अर्थक्वेक का, वो दिल्ली ही था। और दिल्ली में एक बहुत मेन एरिया ही था और सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई में वो था। और अब अखबारों की आप बात की रहे तो आप उसमें देखेंगे कि वहां पर एक बहुत पुराना पेड़ था जो कि उस मूवमेंट से गिर भी गया है और लोगों का कहना है कि एकदम से ब्लास्ट जैसी आवाज आई है और अर्थक्वेक के बहुत ज्यादा भयंकर झटके उन्हें महसूस हुए हैं। और 4.6 या 4 की कैटेगरी का ही ये जो अर्थक्वेक था। फिलहाल मेरे साथ बहुत अच्छे एक जियोलॉजिस्ट है और जो कि इन सारी मूवमेंट्स को देखते रहते हैं, अर्थक्वेक के बारे में उनकी एक्सपर्टीज है। उनसे बात करते हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। अरुण जी, ऐसा हमने पिछली बार भी एक मैंने आपके साथ जब पॉडकास्ट किया था, बात की थी, तो आपने एक बात छेड़ी थी कि दिल्ली में इतना ज्यादा रश है, इतनी भीड़ है, इतनी छोटी छोटी वहां पर डब्बों के आकार के घर है, कॉलोनीज है, टाइट टाइट गलियां हैं। अगर कभी यहाँ पर अर्थक्वेक आया तो बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। और देखिए कि आज वो दिन आया है और लोग अचानक से सो रहे थे और उन्हें दहलाता हुआ एक अर्थक्वेक आया है और लोग एक्चुअल में सहमे हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी इस तरह की मूवमेंट फील हुई है। लेकिन अभी तक जितने अर्थक्वेक्स आए हैं, थोड़ा दूर से अगर अर्थक्वेक का एपिसेंटर होता था उसके भी झटके फील होते थे, लेकिन एपिसेंटर इस बार दिल्ली ही था। तो आप इस सारे एरिया को कैसे देखते हैं? सी मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि अगर भूचाल आया तो दिल्ली में नॉर्मली एवरेज एक भूचाल तो हर महीने आता है। कभी कभी दो आ जाते हैं। तो इस महीने कितने आए? ये पहला था क्या? आई होप आखिरी था इस महीने का। पर सच्चाई यह है कि दिल्ली में ये जोन 4 का इलाका है। मतलब मैक्सिमम जोन 5 होता है। जो चंडीगढ़ और दिल्ली, दे बिलोंग टू द सेम जोन 4। 4 is serious. 4 is not a easy matter. वो बेंगलोर है और तमिलनाडु है जहाँ पे थोड़ा नागपुर के साउथ में थिंग्स आर बेटर। बट भूचाल आते हैं, छोटे वाले आते हैं। और भूचाल दूर वाले होते हैं। अफगानिस्तान, जम्मू, तिब्बत, या फिर वो भुज वाला भूचाल था। वो तो बहुत भयंकर भूचाल था, बड़ी दूर दूर तक असर हुआ था। तो ये वाला भूचाल ना हिमालय का था और ना भुज का था। ये दिल्ली का अपना था। दैट्स दी स्टार्टलिंग थिंग। इसको हम हल्के में ना लें। ये धौला कुआं में इसका एपिसेंटर था। धौला कुआं में एपिसेंटर हो और उसका फोकस, जो ऊपर का पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं, और जहां से स्टार्ट होता है धरती की गहराई में उसको फोकस कहते हैं। वो फोकस जहां से ट्रिगर हुआ था बहुत पहले, कोई 12-13 साल पहले, होशियारपुर में एक ऐसा शैलो क्वेक था और उसका फोकस 15 किलोमीटर नीचे था। उस पर बहुत बात हुई कि ये तो बहुत शैलो था। ये तो 5 था, हम्म। 5 किलोमीटर नीचे। और मुझे याद है लटूर वाला भूचाल, उसकी रिक्टर स्केल पे क्या था, आई डोंट रिमेम्बर, बट शैलो था। और
ये यू से 430, बट मैंने शायद 5:30 का, हम्म। कुछ झटके कहते हैं चंडीगढ़ में भी लगे थे। हम्म। तो दिल्ली वालों को ज्यादा लगे बिकॉज एपिसेंटर ऑफ फोकस उन्हीं के एरिया में था। हम्म। हम्म। अब होपफुली ये झटके सिर्फ वो 2 पल के लिए जगाने के लिए नहीं थे। सही, हमारी आदत है हम 2 पल थोड़ा सा शोर शराबा करते हैं, उसके बाद में वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। फिर जैसे ही हमारी पंजाब में हम कहा करते हैं ना, की फर्क पैंदा जी, हम्म। और डर डर के की मरना, कुछ नहीं होता, दैट एटीट्यूड। हम्म। तो 4, 4:15 और 4:30 अगर कभी हो गया, और क्यों ना होगा, उसका कोई कारण नहीं है कि क्यों ना होगा। हम्म। दिल्ली मुरादाबाद, आई एम टोल्ड, इज एन एक्टिव फॉल्ट। अगर ये एक्टिव फॉल्ट है, सी, मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ भूचाल के बारे में, तो लेट मी करेक्ट द ऑडियंस, आई एम नॉट ए अर्थक्वेक एक्सपर्ट। जिसको बोलते हैं I'm a jack of all trades and master of nothing। मैं ये कहूंगा, मैं एसके के बहुत उम्मीद दूं तुम्हें भी और दर्शकों को, बट सच्चाई है जो मोटी मोटी बात होती है एक अवेकन सिटीजन के लिए, वो बात हमें करनी चाहिए। बहुत एक्सपर्ट की बात करके भी फायदा नहीं है, बट हमारी बिल्डिंग्स जो नई वाली हैं, आइडियली वो साइस्मिक कंसिडरेशन से बनी है, बट हम जानते हैं कितनी ईमानदारी से हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, और उनमें क्या क्या होता है। मैं घपला वर्ड यूज नहीं करूंगा, पर होता है, ठीक है ना। और स्टील कैसा लगता है, उसमें कितना घपला होता है। फिर पानी की सीपेज, उसको स्टील को प्रोटेक्टेड, वो बिल्कुल एनकेस्ड रहता है कि नहीं रहता कंक्रीट में, ऊपर से दाएं बाएं सब तरफ से फटी पाइप है, रस्टिंग है। अगर स्टील का पाउडर बन गया, जंग का पाउडर बन गया, तो काहे का स्टील। स्टील से तो बिल्डिंग थोड़ी खड़ी रहती है, पर जंग का पाउडर कोई रस्ट रस्ट इज नॉट अ प्रोटेक्शन। तो दिल्ली एरिया जैसा चंडीगढ़ एरिया है, ऐसी दिल्ली है, कोई खास दूर तो है नहीं। जो मेन भूचाल जिसकी मैंने बात की थी, कि बहुत सैकड़ों सालों से हिमालय में एक बड़ा भूचाल नहीं आया। और लोग कहेंगे बड़ा भूचाल यहाँ क्यों आना चाहिए, हम वो वैज्ञानिक कहेंगे भाई क्यों नहीं आना चाहिए बड़ा भूचाल यहाँ पे। Because Himalayas are the loftiest, youngest, and the most dynamic mountain chain। वो इंडियन प्लेट जो तिब्बत से टकरा रही थी, धीरे धीरे करके मूव कर रही थी, अभी भी कर रही है, अब तिब्बत के नीचे जा रही है धीरे धीरे करके, 5 सेंटीमीटर एवरेज एरिया। वो जीपीएस स्टेशन लगे हुए हैं पूरे पेनिनसुलर इंडिया में, जो स्टेबल एरिया है, वो पूरा का पूरा उनके साथ मूव कर रहा है। इट्स मेजरेबल, and it resulted in the uplift of Himalayas about 14 million years back। and अभी भी हिमालय का राइज जो है 1.5-2 सेंटीमीटर every year as a result of that lateral push। there is a vertical push, and had the Himalayas not been eroded and torn by the weathering processes, it could have been much higher than it is। and जितना, ये रफ कैलकुलेशन है कि जितना हिमालय का वॉल्यूम ऊपर खड़ा है, उतना ही तकरीबन टूट फूट के बंगाल और इंडस कौन में, अरेबियन सी में गया है। तो हिमालय, इन स्पाइट ऑफ दैट corrosion and all the weathering and depredation, natural processes acting on it, it's still rising। नेपाल भूचाल आया था तो कुछ पता लगा था, कुछ माउंट एवरेस्ट जो है थोड़ी सी ऊंची हो गई। तो जब इस लेवल की अपलिफ्ट हो कि पूरा का पूरा इतना बड़ा मास जो है ऊपर चला जाए,
तो एक भूचाल आया था 1904 या 5 में, कांगड़ा, द ग्रेट कांगड़ा क्विक। उसकी तो सेंटिनरी ऑब्जर्व की गई थी। मैं नहीं कहूंगा कि मनाई गई थी, ऑब्जर्व की गई थी, with the idea of thinking about it, researching about it, and also preparing for the repeat of Kangra quake. उसकी साइक्लिसिटी, हर भूचाल की एक साइक्लिसिटी रहती है। क्यों रहती है? उधर में तो था कि पुश ऑफ इंडियन प्लेट अंडर द तिब्बतन प्लेट एंड द डबलिंग इन, यहां पे है जो फॉल्ट की फॉल्टिंग है इसके अलोंग, उसमें जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ था वो रिलीज हो गया। तो वो अपने धौला कुआं के नीचे, नहीं तो वो कहते था वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे उधर में आया था। भूचाल तो बहुत बड़ा था क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं, तो कोई मरा नहीं। पर ये दिल्ली है, 3 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन है, और जो पुरानी दिल्ली है खास तौर पे, वहां के घर तो बहुत ही प्राचीन है ना, बहुत कमजोर है, फ्रेजाइल है। तो अच्छे से भूचाल में आधी दिल्ली टूट जाएगी। और कांगड़ा क्वेक के टाइम पे 20,000 के करीब घर टूटे थे, 1.5 लाख के करीब घर टूटे थे, 20,000 लोग मरे थे 1905 में। अब मालूम नहीं उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी क्या रही होगी। मुझे याद पड़ता है कि 30 करोड़ के करीब थी जब हम आजाद हुए हैं। और जब हम पढ़ते थे स्कूल में तब भी कुछ ऐसी बात होती थी, 40 करोड़ के करीब। कितनी इंटेंसिटी का था वो जो कांगड़ा का क्वेक था? वो उसको पहले 8.1 बोलते थे या 8, बाद में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो मेन जिसको बोलते हैं मक्का है, मदीना है भूचाल के डाटा का, यूएसजीएस की वेबसाइट पे हर कोई देख सकता है। और इफ यू रजिस्टर विद देम, अबाउट एवरी क्वेक यू विल गेट अ मेल। हम्म। दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड टू द व्यूअर्स, कि आप यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, या हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है, ये भी बड़ी एक थोड़ी सी अजीब सी विडंबना है कि मौसम विभाग अंग्रेजों के जमाने से भूचाल का लेखा जोखा रखता है और देता है। एंड आई एम टोल्ड हिंदुस्तान ही खाली ऐसा नहीं है, और भी हैं कई देश जहां पे भूचाल का मौसम से कुछ लेना देना नहीं है, मौसम का भूचाल से कुछ लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं कि हिमालय का मौसम से बहुत कुछ लेना देना है, जिसके कारण भूचाल आ रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई कि दिल्ली का एरिया, जैसे चंडीगढ़ का एरिया, ये सब के सब एक बड़े हिमालयन क्वेक से, और सभी हिमालयन क्वेक से प्रभावित होते हैं। और पिछले ही साल मार्च में वो जो रात को आया था 10-20 पे एक भूचाल, बहुत धाकड़ टाइप का, तो उस वक्त भी 7, आई थिंक 7 थी उसकी। या लगभग ऐसा ही था कुछ। 7.1 7.2 समथिंग। वो उधर ही से आया था, पाकिस्तान के पार, हाँ। अफगानिस्तान उधर से। तो अक्सर बहुत सारे भूचाल वहीं से आते हैं। पर अभी डोडा एक जगह है जम्मू में, वहां से भी ओरिजिनेट था, कुछ भूचाल का ओरिजिन था। तिब्बत से भी बहुत सारे भूचाल आते हैं। फिर अपना नेपाल में कोई आता है तो, और मुझे याद है कि जब नेपाल का क्वेक आया था, शायद 2015 में आया था, तो किसी ने पार्लियामेंट में पूछा था कि अगर ये हिंदुस्तान में आता, हमारी तैयारी है? सवाल बड़ा अटपटा है। भगवान के दरबार में नेपाल और हिंदुस्तान नहीं लिखा। ये एक यूनिफाइड लैंड मास है। आपकी राजनीतिक लकीरों से वो इनको ठेंगे पे रखता है भूचाल। और सच्चाई ये है कि जो नेपाल का भूचाल आया था, उससे बनारस में वो इतना भयंकर इफेक्ट था कि कुछ लोग तो हार्ट अटैक से मर गए थे, बिल्डिंगें भी टूटी थी। पर इमेजिन क्या दहशत रही होगी उसकी। और मुझे याद है उस दिन बाय चांस, आज भी जब तुमने कहा कि भूचाल पे बात करेंगे, तो मैंने कहा कुछ वैसा ना हो जाए जैसा उस दिन हुआ था। यहाँ एक स्कूल है, गुरु हरकिशन सिंह स्कूल, उन्होंने मेरी टॉक भूचाल पे फिक्स की हुई थी। एंड आई वाज ड्राइविंग टू गो टू द स्कूल, दैट आई वाज स्टॉप्ड on the route. I had a
phone from my son. I just hold it and listen to him. He said, आपको मालूम है कितना जबरदस्त भूचाल आया नेपाल का? वो तो गाजियाबाद में था शायद तब, तो उसने महसूस किया था बहुत ज्यादा। 4th फ्लोर पे थे, 4th फ्लोर पे तो झटका भी ज्यादा लगता है। तो I just laughed and said, I didn't feel because I was driving, but nevertheless, I was going to a school to give a talk on the earthquake. तो भूचाल के बारे में बातचीत करते रहना चाहिए, और मतलब इतना है कि आपकी मानसिक तैयारी हो, और जो डोमेस्टिक हर घर घर में भूचाल के लिए तैयारी हो, और जान बचाना प्रायोरिटी नंबर 1, माल बचाना प्रायोरिटी नंबर 2। सर सबसे पहले ना ऑडियंस के लिए आप, चलिए आपने बोल दिया कि आई एम नॉट अ जियोलॉजिस्ट, मैं मतलब मेरी सर्टिफाइड उसमें नहीं है, लेकिन जितनी आपकी नॉलेज है हमारे लिए यू आर द वन एक्सपर्ट। तो आप ये बताइए कि जैसे बाकी स्कूल्स में, यूएस में, यूके में, जहां भी कंट्रीज में, वहां पे प्रॉपर से मॉक ड्रिल्स होती हैं, बच्चों को तैयार किया जाता है, स्कूल एजुकेशन का पार्ट होता है, वहां पे उन्हें बताया जाता है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी है, आपको टेबल के नीचे छुपना है, सबसे पहले आपको हेड को प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह की तैयारी उनको बचपन से सिखाई जाती है। द मेन सर्वाइवल स्किल्स आपकी क्या होनी चाहिए इन द केस ऑफ एनी नेचुरल इवेंट, है ना, कोई भी डिजास्टर इवेंट है। तो इंडिया में आपको एजुकेशनल सिस्टम का ये पार्ट लगता है कि जब हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल्स तो होती हैं, लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी क्या वो चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, बच्चों को पता है इन सारी चीजों के बारे में? जैसे आपने बोला आप टॉक ही करने जा रहे थे उस हिसाब से। You see, एक रूटीन में हमारे रिटायर्ड रजिस्ट्रार उस स्कूल के शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, प्रोफेसर परमजीत सिंह, केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं। वो अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि रोटरी में भी ही हैड कॉल्ड मी, रोटरी चंडीगढ़, टाइटल वाज वॉर ऑन अर्थक्वेक्स, एंड नेपाल क्वेक के बाद में था वो। तो इट्स नॉर्मल इंटरेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग जियोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो होता है। पर इंडिया में बड़ा देश है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो रूटीन में क्या भूविज्ञान की नॉलेज स्कूल की एजुकेशन से, सोशल मीडिया से और टोटल सिस्टम से होती है? नहीं होती। Idea of this talk being so simple is this, that everybody should be able to adjust and understand and mentally get ready for it, thinking it's not rocket science. We can, with a little smartness, timely action, and a little prior preparation, save ourselves. And saving ourselves is not enough. Saving our family is not enough. बट अगर हम इतना कर लें अपने घर में तो शुक्र भगवान का। बिकॉज नॉर्मल टेंडेंसी हमारी हर दिवाली से पहले ये कहने का है कि पटाखे ना बजाओ, आग से बचो। वो तो होता है कम से कम, भूचाल की तो हम बात भी नहीं करते। माइंडसेट हमारा ये है कि हम जब भूचाल की बात करते हैं तो कहते हैं ओ जी शुभ शुभ बोलो। आप तीर्थ यात्रा को जा रहे हो तो आप भगदड़ में लोग मर जा रहे हैं, वो कहते नहीं जी पुण्य कमाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा पुण्य यह है कि आप अपने आप को और अपने परिवार को बचाओ, जहां भी बचा सको। अगर आप इतना नहीं करते, see, in fact, one of my students was heading school safety division of NIDM, that National Institute of Disaster Management, Delhi. Her name was Dr. Ritu Raj. She's now shifted to Australia. So I was so happy to know that my student is heading the school safety division. I was very happy to see that. That's the key agency of disaster preparation. And she said that I'm holding workshop for students, teachers, and parents. And there was a workshop for school principals. So wahan pe I felt good that at least some effort is being made. But that was not enough.
मुझे याद है जो ड्रिल की आपने बात की, उत्तरकाशी का भूचाल आया था बहुत पहले, याद है? यू मस्ट बी अ स्कूल किड दोस डेज। एंड इतना जबरदस्त था कि चंडीगढ़ में it scared me. I was living on first floor, 15 सेक्टर में रहता था. I saw the poles moving like this. I'd not seen. I'd only heard. I used to think नहीं यहाँ नहीं होता ये, पर ये हो रहा था. कोई गिरा नहीं. And I'm a geologist, but yet suddenly मेरे को लगा कि that's the end. इतना जबरदस्त था. हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो शीशे लगे हैं खिड़कियों में सब टूट गए थे. तो लोगों के टेलीविजन गिरे हैं. मेज पुराना ही रखते हैं ना, पहले जो डब्बा टाइप होता था टीवी, वो कहते इसके नीचे कौन सा बढ़िया मेज रखने की जरूरत है, कपड़ा बिछाओ रख दो. तो वो वाला जो फॉर्मूला था हमारा, वही मेज जो है स्ट्रांग होना चाहिए. छोटी सी पहले तैयारी की बात कर लेते. देयर हैज टू बी ए कैविटी, टेबल के नीचे हो, बेड के नीचे हो, जहां पे आप अपने आप को बचा सकें. और बिटवीन द टू कॉर्नर्स ऑफ द वॉल्स, जहां पिलर है या स्टेयर्स के नीचे, बिकॉज वो कंक्रीट है, तो देर आर ऑलवेज सम फेवरेट पॉइंट्स. बट द क्वेक डजंट गिव यू इवन 15 सेकंड्स. अगर वो 30 सेकंड, इवन जो लास्ट ईयर मार्च का जो क्वेक था, उन लोगों को ऐसा लगा कि ये 1.5 मिनट चला है. वो क्वेक 40 सेकंड से ज्यादा नहीं चला था. जब भूचाल आता है ना, वो पौना मिनट जो होता है वो ऐसे लगता है जैसे 2.5 मिनट चल गया. और कहीं अगर 1 मिनट चल गया बड़ा भूचाल, तो आप कहने लायक नहीं बचेंगे. It's the end. It's the end. नहीं बचेंगे. हाँ तो सर, मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली वी विजिटेड साइंस सिटी. तो देयर इज अ रूम, सिस्मिक जो मूवमेंट होती है ना, तो वो एक रूम बनाया हुआ है. सो आई विजिटेड इट विद माय फैमिली. वी सैट देयर. एक एड चल रही थी न्यूज चैनल्स की कि यहाँ पे इतना भूचाल आया, इतना भूचाल आया. वी सैट देयर. इट वाज लाइक जैसे आप एक स्विंग में बैठे ना, इस तरह से मूवमेंट दिखाने की कोशिश की. बेसिकली दिस कंसेप्ट वाज गुड कि आप अगर बच्चे आ रहे हैं स्कूल के, उनको बताना है कि किस तरह से अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट करती हैं, किस तरह की मूवमेंट आपको फील होगी इन द केस ऑफ अ बिग so अर्थक्वेक. your son is familiar with that नो, ही हैजंट सीन सच मूवमेंट. वो बैठा जरूर था, उसको समझ नहीं आया. सो मेरा पॉइंट यही है. मेरा still, पॉइंट यही है, वी आर देयर. at that age, हम्म. a kid of that age हम्म. should know. It's हम्म. good. It's good that at least उसने देखा तो समझ आया कि नहीं आया. That is your perception को उसको समझ नहीं आया. नहीं, मेरा पॉइंट ये है, हम्म. जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ट्राई कर रही है साइंस सिटीज के जरिए ये साबित करने की, लेकिन वहां पे कोई प्रॉपर बताने के लिए नहीं है. अगर स्कूल्स विजिट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक टीचर्स भी इतना बता पाती हैं. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो वहां पे एटलीस्ट एक बंदा असाइन कीजिए कि इस तरह से ये इतने भूचाल की इंटेंसिटी है, ये इतने भूचाल में ऐसे फील होता है, ताकि बच्चों को बचपन से पता तो चले. हम जब अर्थक्वेक हमें भी फील होता है. मैंने भी जिंदगी में 3 या 4 बार ऐसा फील किया है. एक बार तो मैं रिपोर्टिंग ही कर रही थी, एंड आई वाज स्टैंडिंग चपड़चिड़ी के पीछे, है ना, वहां पे पूरा खुला ग्राउंड है. तो मतलब मैं वहां पे एंकर करने गई हूँ, दोपहर का टाइम, पूरा धूप का टाइम. तो वहां पर बिल्कुल खाली ग्राउंड. कैब ड्राइवर वाज देयर, कैमरामैन वाज विद मी. आई एक्चुअली विटनेस्ड इस तरह से अर्थ ऐसे ऐसे, मतलब मैंने शेक होते हुए देखा. मुझे ऐसा लगा यार मुझे चक्कर आ रहा है 1 मिनट के लिए. बट एक्चुअली मैं, फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया. फिर हमने खबरें साथ के साथ ग्रुप्स में स्टार्ट हो गया ना कि अर्थक्वेक आया है इस तरह से, बहुत ज्यादा. पता आई थिंक वो नेपाल वाला ही था. नेपाल वाला था, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मूवमेंट फील हुई थी. और नेपाल के बाद में वीडियोस आने लगे कि जिस तरह से वहां पर ऐसे इस तरह से बिल्डिंग्स शेक हो रही थी. तो दैट वाज अ रियलिटी चेक. एक बार मैं ऑफिस में बैठी थी, तो ऑफिस में आई वाज एडिटिंग, तो कंप्यूटर वाज लाइक ऐसे ऐसे शेक हुआ. एक बार मैं अपनी रसोई में खड़ी थी, तो अलमारी ऊपर जो कबर्ड होती है किचन की, वो बजी. तो मतलब इतने, मतलब चाहे वो 10 सेकंड का हो, चाहे 5 सेकंड का हो, लेकिन ऐसे हार्ट बीट आपकी शेक करती, बिकॉज यू आर नॉट रेडी. आप अपना रूटीन वर्क कर रहे हो और एकदम से एक अर्थक्वेक आएगा, एंड इट विल शेक यू, और रियलिटी चेक देगा दैट भाई मैं आ सकता हूँ.
तैयार रही है। तो कितना आपको लगता है फर्क आया है? मतलब ठीक है, बात तब होती है जब आ गया है। देखिए रूटीन में कितनी गवर्नमेंट के द्वारा भी अब अ, अगर बिल्डिंग्स बन रही है उसको लेकर भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस आए हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? उसी एक टीवी चैनल था जिसमें ए वेरी टॉल पर्सन, जैसे वो एक क्राइम आज तक है, वो शायद स्टार न्यूज़ था उस वक़्त, उसको स्टार न्यूज़ कहते थे। और ए टॉल मैन जो सफारी सूट में रहता था, और वो उसमें जानबूझ के एक बड़ा सिंपल सा था, एक कांस्टेबल की तरह लगता था, और वो एक बड़े जोर से बोलता था, अगर चैन से सोना चाहते हो तो जागते रहो। तो सी, दैट इज़ मेटाफोरिकल। ही मेंट that you should be awakened inside. You should have a feel of it. And Science City Kapurthala is the best I've seen in India. I've been going there uh, as a speaker. Dr. Khanpur, जिन्होंने ये बनाई थी, he's no more. But he took me there. आजकल वहाँ पे मैडम नीलिमा जैरथ हैं शायद, शी द डायरेक्टर जनरल। तो वो जो साइंस सिटी है, वहाँ पे हर जगह पे कोई खड़ा हो, वो प्रोविजन नहीं है, बट इट्स इनफ। पेरेंट गए हैं या स्कूल टीचर्स जाएंगे, इट्स इनफ फॉर देम टू एक्सप्लेन टू देयर स्टूडेंट्स और किड्स। आई एग्री देयर शुड बी मोर मैन पावर, बट द फंड्स फॉर अ साइंस सिटी आर सो मेगर दैट जो बच्चे जाते हैं उनसे 150 रुपया फीस ली जा रही थी। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर खंडपुर को, इससे मुझे बहुत खराब लगता है। मैं कहा सर, यहाँ तो कोई आए तो उसको कुछ आपको इनाम देना चाहिए, खाना फ्री में खिलाओ इनको, फीस का तो छोड़ ही दो। यू शुड एक्चुअली बी रनिंग ट्रेन्स अक्रॉस फ्रॉम अक्रॉस टू कपूरथला। दिस इज दिस इज द प्रयाग और इलाहाबाद ऑफ साइंस। ये है मक्का मदीना, जहां पे हर किसी को आना चाहिए इन रूटीन। आई ऑलमोस्ट थिंक वो खुद ही जनरेट कर रहे हैं अपने फंड्स काइंड ऑफ why फीसेस देके। हाँ, Yeah, हाँ, yeah. I गवर्नमेंट asked, उससे I पहले। asked, I asked him why. हाँ, दैट इज रॉन्ग। साइंस को एक बहुत मेन प्रोजेक्ट बनाना चाहिए गवर्नमेंट When you have such a huge infrastructure for which Indra Kumar Gujral uh, donated, perhaps it's the Gujral family's land which was donated. Pushpa, perhaps उनकी शायद माता जी का नाम था, पुष्पा गुजराल, that's how it's named. तो अगर इतने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किया है, तो ये 150 रुपया फीस लेके क्या कमाल हो गया? हम कहने को तो अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड होने वाले हैं ना, पर कैपिटा इनकम हमारी इतनी नहीं है कि एक पुअर फैमिली तो वहां जा भी सके। वहां पे जाने के लिए आपको अपनी कार या एक कैब में जाना है, या स्कूल की बस से जाए। आपको रहने का इंतजाम भी शायद नहीं है, आपको जाके वापस ही आना है। तो आइडियली वहां पे सराय धर्मशाला टाइप बहुत करीब में सब कुछ होना चाहिए। हालांकि वहां पे कैफेटेरिया वगैरह है, खाना है, बट आइडियली उसको सपोर्ट इस तरह की साइंस सिटी, ये विज्ञान का मंदिर है। और जिस दिन हर शहर में एक साइंस सिटी हो, और या नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कह लीजिए इसको, नेचुरल साइंसेस म्यूजियम कह दो, खुले में, और हर पंचायत के द्वारा किसी स्कूल में एक छोटा साइंस का म्यूजियम होगा, उस दिन मैं कहूंगा, उसके बाद में इंडिया को या किसी भी ऐसे देश को, इंडिया जैसे देश को, दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। कितनी साइंस सिटीज है सर? मतलब आपने बोला दिस इज द बेस्ट मैंने साइंस। मैंने एक लखनऊ में देखी है, एक पुरानी कलकत्ता में थी, हैदराबाद में एक बिरला की साइंस सिटी देखी थी, और एक प्लानिटेरियम, एक बॉम्बे वाला था, नेहरू प्लानिटेरियम शायद, और कुरुक्षेत्रा में भी कुछ है, बट बाय एंड लार्ज बहुत ज्यादा नहीं है। हम्म। लखनऊ वाली भी अच्छी थी।
पर एक हमारे सिस्टम को वो जो एक जागरूकता या प्रायोरिटी अगर हो तो ये वाली एजुकेशन आंखों के जरिए जो मिलती है और दिल में उतर जाती है, परमानेंट है। देयर वाज ए प्रोजेक्ट ऑफ यूएनओ और इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लेनेट अर्थ। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ऐसे कैसे करके 10 के करीब थीम्स थे। एंड वहां पे ये रियलाइज किया गया था that across all the countries, including the rich countries, the number of earth scientists is very small. And the number is increasing of white collar scientists. Natural sciences are still an orphan. यतीम हैं जो ये वाली साइंसेज हैं, और नेचुरल साइंसेज की प्रॉपर पब्लिक अवेयरनेस के बिना कुछ नहीं होता। सारी धन दौलत धरती से आती है, सारी धन दौलत आपके ये फॉरेस्ट से आती है। पानी के बिना कोई इंडस्ट्री चलती नहीं है। तो सौंदर्य जो है वो भी एक भारी धन दौलत है, सफाई भी बड़ी भारी धन दौलत है, पर सबसे बड़ी धन दौलत क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट। एक पल में सैकड़ों साल की प्रोग्रेस मिट्टी में मिल जाती, मिट्टी में मिल जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सन 2000 में जुलाई के आखिर में आधी रात को हायर हिमालय से, सतलुज से एक फ्लैश फ्लड आया। सारे ब्रिजेस, सारे पावर हाउस रास्ते में जो थे उड़ गए और ढेर सारे लोग मर गए उस फ्लैश फ्लड से, एक दिन के फ्लैश फ्लड से। उसका बचाव क्या हो सकता? जान बच सकती थी, बट जो ओवरऑल अर्बनाइजेशन है हिमालयस की, उसको एक संदेश था कि आप वैली के डीप में ना रहिए, आपके ब्रिजेस थोड़े से हाई हों, लंबे बेशक हों, पर वो जो नैरो जहां रिवर है वहां पे ब्रिज बनाने का मतलब क्या है? जिस दिन फ्लैश फ्लड आएगा वो ऐसे करके उड़ जाएगा। चमोली में आपने देखा था एवलांच आया और दो डैम जो टीवी पे देखने से ऐसे लगता था कि झोंपड़ी थी कोई, है, ताश की डब्बी और एक माचिस की डब्बी जैसा लग रहा था दूर से, और यूं करके चला गया। जो हमारी डेवलपमेंट है सो कॉल्ड, उसमें हमने क्या किया? सड़कों को चौड़ा बनाया। हमारा सारा फोकस हमारे पुराने धर्म पे है, जो हमारा सभ्यता का धर्म है। आज का धर्म विज्ञान, एक्चुअली किसी भी उन्नति पसंद देश का एक सोशल साइंटिफिक टेम्पर, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती, बिकॉज प्रकृति की ही तो आप पूजा कर रहे हो। हमारा शांति पाठ भी तो नेचर पे ही फोकस्ड है, ठीक है ना? धरती की, पानी की, मिट्टी की, जंगल की, इसी की पूजा कर रहे हैं ना उसमें। तो अगर सबसे बड़ा धर्म हमारा ये वैज्ञानिक सोच को थोड़ा अपने साथ लगा ले, तो हर रोज इस विज्ञान के मंदिर में जाना है, सोचना है। पहली सीधी सी सोच है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको अपने घर में सेफ्टी की कुछ किट्स तैयार करनी। डाइनिंग टेबल शीशे के टॉप का ना हो। बेड्स, अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में अभी एक भी बेड ऐसा नहीं जिसके नीचे बॉक्सेस ना हो। हम एक एग्जांपल में इसलिए दे रहा हूं, दो जने हैं हम यहाँ पे, जो अंदर पड़ा है ना बहुत सारा सामान, वो हम पूरी जिंदगी कभी यूज नहीं करेंगे। पर जब हम तो अपने डाइनिंग टेबल हमारा शीशम का है, उसके नीचे घुस लेंगे, पर सच्चाई ये है कि उसके कुर्सियां फंसी हैं, ये कुछ है, सब कुछ है, उसके नीचे कायदे से आपकी मेडिसिनल इमरजेंसीज का प्रोविजन हो, वाटर स्टोर्ड हो इतना कि अगर बिल्डिंग टूट जाए और आप उसमें फंसे हो, निकलने का कुछ ना हो, सांस तो आपको आएगा, पानी के बिना मर जाएंगे आप। अगर आप बीमार हैं तो बिना दवाई के मर जाएंगे। तो ये करने का हम सोचते हैं वो जी मैंने बड़ा आलस आंदा जी, वो कौन स्यापा करे, दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड।
बट जब कभी भूचाल आ जाए और आप उसमें फंस जाएं, एक एग्जाम्पल दी थी हमने, नेपाल में हफ्ते के बाद में कुछ लोग निकले मलबे से, फ्रांस से कुछ उनके ट्रेंड डॉग्स आए थे, दे स्मेल्ड दैट देयर इज लाइफ अलाइव, और खोज के उनको निकाला गया। तो मैंने ये एग्जाम्पल दी कि आपको इतनी तैयारी होनी चाहिए आपके डाइनिंग टेबल के नीचे कि फ्रांस के या अपनी फौज के कुत्ते हफ्ते बाद भी आके आपको निकाल दें। आपको लगता है हम पहुंच पाएंगे कभी उस लेवल पे? क्यों नहीं लगा? क्या कमी है हमारे में? चांद पे पहुंच गए, हम्म। मार्स पे पहुंचा दिया, आदमी भेजने की बातें कर रहे हैं, हम्म। बड़ा अच्छा कर रहे हैं हम, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाता। मैं ये कहता हूं, पर अगर हमने अपने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट तक नहीं किया, हम्म। एक एक आदमी की जान बचाने का हमने सोचा नहीं, एक एक घर को बचाने का नहीं सोचा, एक एक स्कूल की सेफ्टी का नहीं देखा, हर स्कूल के बच्चे की सेफ्टी नहीं देखी स्कूल में और घर में, हर बुजुर्ग की सेफ्टी नहीं देखी अगर हमने, तो फिर वो बेकार है। हम्म। देयर हैज टू बी बैलेंस। हम्म। डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ अ कंट्री। सर ये बताइए कि आपने बोला कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमारे क्योंकि जब हम भी मीडिया में थे तब हम भी सबसे पहले जब सर्च करते थे कि कितने एपिसेंटर, मतलब क्या एपिसेंटर और कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, तो हम मेट डिपार्टमेंट पे ही डिपेंडेंट थे। तो ऐसा क्यों है कि जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वहां पर अपडेट होने से पहले हम डिपेंडेंट है मेट डिपार्टमेंट पे? I won't give too much importance to this uh, because उनके पास भी कोई जियोलॉजिस्ट होगा। एक्चुअली आइडियली हर शहर में एक डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनिट होता है, हम्म। डिजास्टर डायरेक्टरेट बोलते हैं उसको, हम्म। हम्म। वो होना चाहिए। पर जब हमारे मंत्री जी ने कह दिया पार्लियामेंट में कि नहीं हमारी तैयारी नहीं है, अब मैंने एज अ टीचर ये रिएक्शन दिया कि बड़ी शर्म की बात है। हम्म। फिर दोबारा कोई भूचाल आया कहीं पे, तो हमने कहा आज तैयारी है नहीं है। अरे 100 साल के बाद में भी तुम्हारी तैयारी नहीं होगी अगर आपका अपने मन में इसको प्रायोरिटी नहीं दी। नहीं सर, पर आपको नहीं लगता कि मेट डिपार्टमेंट पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अर्थक्वेक का? नो नो नो, व्हाट आई एम सेइंग इज मैट डिपार्टमेंट, वो जो मौसम वाले वैज्ञानिक हैं वो नहीं इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जितनी एक जागरूकता तुम्हें मुझे है, उनको भी है, हम्म। कोई उसकी कोई बात नहीं है। बट आइडियली इट शुड बी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट आइडियली एवरी सिटी शुड हैव ए डिजास्टर डायरेक्टरेट। आई रिमेम्बर उस वक्त ये खबर, ये मेरी एक्चुअली उस रोटरी वाली टॉक में थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बॉक्स था, उसमें पॉइंट थे बुलेट वाइज, एंड डिजास्टर डायरेक्टरेट की बात थी, दैट चंडीगढ़ में भी डिजास्टर डायरेक्टरेट नहीं है। अब शायद हो, आई होप कि है, मुझे पक्का नहीं, होनी चाहिए। क्योंकि अभी पीछे में एक बिल्डिंग गिर गई थी 17 सेक्टर में, तब डीसी साहब ने सबको ये डायरेक्शन दी थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, एवरीवेयर इट शुड बी मैनेज्ड। हालांकि वहां भी क्रेडिट टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो बिल्डिंग गिरने से पहले खाली थी एंड इट वाज बीइंग वॉश्ड। तो पैसे की कमी इसके लिए हो, पैसे की कमी साइंस सिटी के लिए हो, या साइंस सिटीज ना बने, या सेफ्टी म्यूजियम्स ना बने, या जो सेफ्टी सेल है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो पूरे हर शहर में हर स्कूल में ना पहुंच पाए, तो वो दैट इज बिकॉज वी डोंट हैव नंबर वन जियोलॉजिकल एजुकेशन इन ऑल schools and colleges and universities. I repeat, a nation which ignores geological education and environmental education of its kids and informal education, adult literacy of all generations will miss out on saving disasters, preventing disasters, and also great mineral discoveries, great fossil discoveries. सब कुछ कभी कभी एक शेफर्ड कहीं से लाता है एक रॉक का पीस, एक जियोलॉजिस्ट को तंबू लगा है कहीं पे काम कर रहा है, साहब जी जरा देखना क्या है। अगर काम की चीज निकले तो जियोलॉजिस्ट साहब शेफर्ड के साथ जाते हैं,
वो भी रूटीन में वही काम कर रहे हैं, शेफर्ड की तरह ही घूमते हैं इधर से उधर, जियोलॉजिस्ट घूमता है। बट संख्या जियोलॉजिस्टों की जितनी अभी है, उसके अलावा हर किसी को एक बेसिक कोर्स और जियो साइंसेस एंड एनवायरमेंटल साइंसेस होना चाहिए। नेहरू जी ने एक कोर्स किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी का, एंड इंस्पायर्ड दैट चंडीगढ़ में एक डिपार्टमेंट जियोलॉजी का खुला था 1958 में। And for a long time, all over the United Punjab, there was no other geology department. एक धर्मशाला में था कॉलेज, एक महेंद्रगढ़ में था, और अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा में है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये धर्मशाला में है, शिमला की एचपी यूनिवर्सिटी में शायद अभी भी जियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। आइडियली देयर शुड बी दीज कोर्सेज ऑफ एनवायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस थोड़ी सी मिलती है, बट दे डोंट रियलाइज दैट जियोलॉजिकल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज गो टुगेदर। ठीक है, ठीक है। खाली सर आप वाइल्ड लाइफ और पेड़ों की बात करके नहीं चल सकता, एवरीथिंग इज ग्रोइंग टुगेदर। सर ऑडियंस के लिए ये बताइए कि जब 4 की इंटेंसिटी वाला क्योंकि बहुत ज्यादा फील हुआ, लेकिन अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में वो एपिसेंटर होता तो भी क्या इतना ही ज्यादा झटके फील होते? इतना नहीं फील होता। हम्म। सी, नजदीक है तो ज्यादा झटका लगा, डेप्थ पे है तो कम लगता है, दूर हो तो भी कम लगता है। हम्म। बट आप जब सोच के चलिए, कल को इससे भी थोड़ा शैलो हुआ अगर, तो 1 किलोमीटर और ऊपर हुआ और इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4.1 का मतलब पता है क्या होगा? अगर 4 है, 4.1 का मतलब है इससे 10 गुना, 4.2 का मतलब है उससे और 10 गुना। हम्म। तो ऐसे वो बढ़ता है, इस प्रोपोर्शन में बढ़ता है। हम्म। ये नहीं कि 4 की जगह 5 आ गया तो जस्ट उसको आप वो ना सोचिए, ये एक मेजरमेंट का वो तरीका है। बट लाटूर का एग्जाम्पल है आपके सामने, वो शैलो था और कितने लोग मरे थे। हम्म। अब मरने की संख्या पे भी ना जाइए, दिन में भूचाल आया या रात में आया, उसमें फर्क है। रात के भूचाल में बहुत लोग मर ज्यादा। जाते हैं जो दिन में नहीं मरेंगे। हम्म। तो जो मैंने बोला था कि एक तो घर में आपके पास सेफ्टी किट्स होनी चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए, और अगर आपका घर पक्का है, सीलिंग कंक्रीट की है, अच्छी है, स्टील डला है, और यू फील कि बिल्डिंग आपके ऊपर नहीं गिरेगी, तो भी पागलों की तरह बाहर ना भागिए। क्योंकि आपकी सड़कें अगर बहुत चौड़ी नहीं है, जैसे हमारी सोसाइटी में इतनी चौड़ी नहीं है, दैट डे देयर वाज टेंडेंसी बाय एवरीवन, नीचे आओ, भागाओ। अरे आप 2 ब्लॉक्स के बीच में खड़े हो, ऊपर का कुछ भी गिर गया। सी, इन अ क्वेक द बिगेस्ट वरी इज समथिंग will fall on you. A TV could fall on a kid. Something put as a decoration piece could fall on you. Almari, you said उलट रही थी किचन में, could fall on you. So clamp the almiras, clamp a television. आजकल तो fortunately TVs are clamped into the walls and they're much lighter. तो फिर अगर भूचाल आ ही गया और घर टूट गया, बिजली की तारों से बचिए, टूटे हुए शीशों से बचिए। खाना अगर खुला पड़ा है तो उसको ना खाइए, कोई कांच का टुकड़ा आपके अंदर चला जाएगा। एंड अगर गैस जली है, जब भूचाल आया है, पहला काम उसको बंद करने का करिए। कहीं बिल्डिंग टूट गई तो वो जलती रहेगी और घर जलेगा। कश्मीर क्वेक आया था 2005 में शायद, मेजर क्वेक था। उसके बाद पाकिस्तान साइड में देयर वर हंड्रेड्स ऑफ फायर्स, हालांकि वो दिन का भूचाल था। तो डिजास्टर्स कम बंडल्ड। जो उत्तरकाशी वाला भूचाल था उसके बाद में ड्रिल्स हुई थी। ड्रिल में क्या था, पैसा पैसा बांटा गया था, भाई यहाँ ड्रिल करा दो, वहां ड्रिल करा दो। हमारी यूनिवर्सिटी में भी ड्रिल हुई थी। संधू साहब का एक, कंवर संधू का एक टीवी चैनल था, उस पे हमें बुलाया था, और वहां पे वो भी थे, ड्रिल के जो इंचार्ज थे। और पता लगा कि हाई कोर्ट को छोड़ दिया गया। अरे ड्रिल कर रहे हो तो बिल्कुल ट्रीट इज ट्रीट इट एज अ क्विक। तो हमने ऐसे ही कहा, क्या क्या वो जज भूचाल में नहीं मरते क्या? सी, आपको एक फीलिंग वो क्रिएट करनी है, हाउ विल यू रिएक्ट टू इट?
एंड इफ दैट रिएक्शन इज कॉस्मेटिक, वो मजाक है, तो फिर वो पैसा वेस्ट है। सबसे बड़ा जो ड्रिल है वो हर किसी की अपनी है। इनफैक्ट मजाक मजाक में एक बड़ी सीरियस बात मैंने अक्सर बच्चों को बोली है कि अगर कोशिश करिए कि 2 से 4 घंटे आप मैदान में खेलिए कूदिए, तो अगर भूचाल उन 2-3 घंटों में आया तो आप बच जाओगे। बट बी केयरफुल, आपके ग्राउंड के आसपास के कोई टावर्स ना हो, कहीं पता लगा वो ग्राउंड में आके पड़े। भुज के भूचाल के बारे में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वहाँ डॉक्टर थप्पड़ थे, गुजराती थे वो, और उन्होंने एक अखबार में एक आर्टिकल डाला था कि भुज एरिया इज वेरी वेरी डेंजरस, एंड तो वो आर्टिकल के बाद में बिल्डर्स ने उनके खिलाफ मुहिम चालू करी और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बुला के लताड़ा हड़काया कि आप इसके लिए माफी मांगिए और ये वापस लीजिए। अभी तो वो डायरेक्टर हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में। मेरे सेड नथिंग डूइंग, मैंने जो लिखा है सच लिखा है। हो सकता है ये भूचाल मेरी जिंदगी में ना आए, तुम्हारी जिंदगी में ना आए, पर आए जरूर। और कुछ ही दिनों बाद वो भूचाल आ गया। बाई चांस वो तो बच गए, अपनी सीढ़ी से घर टूटाते जैसे तैसे निकल आए। और कहते बाहर में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठा था ऐसे सिर नीचे करके, और उसकी हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख मिला ले। तो वही आदमी था जो उनको हड़का रहा था। और फिर सबने मिलजुल के बॉडीज को समेटा और रिलीफ दिया। और से तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये होता है कि ये जो बंदा वार्निंग दे रहा है ना, ये खामखा में हमें हमें एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, पब्लिक को भड़का रहा है उनके खिलाफ में। वार्निंग देने वाले को, समझाने वाले को एक न्यूसेंस के तौर पे देखना, हम्म ये सरकारी एटीट्यूड होता है। हम्म बट इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। अगर आप अ, वही चैन से सोना है तो जागते रहिए। सर, ये आपने आई थिंक चंडीगढ़ से थोड़ा ही दूर है, एक आपने बोला था कि एक्टिव फॉल्ट है और बहुत यंग है। पिंजौर मणिमाजरा हम्म तो कितने साल पहले वो उसमें मूवमेंट दिखी थी? 350 साल पहले की है। दिस आपने बोला दैट इज द यंगेस्ट। दिस इज द रिसर्च बाय प्रोफेसर जावेद मलिक ऑफ कानपुर IIT हम्म and his colleagues from Japan. हम्म हम्म And कोई 20-25 साल पहले उसने यहाँ पे ट्रेंचेस खोदी थी, एंड ही हैड शोन साइंटिफिकली, और उसकी अर्थक्वेक की डेटिंग हुई थी। जो मटेरियल बनता है ना उसको डेट किया जा सकता है कि 350 साल पहले हुआ था। और 3.5 मीटर की पुतल पुतल थी। हम्म वो 350 साल पहले का भूचाल है, हम्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का। हम्म और वो मेजर्ड है। हम्म वो भूचाल आया था तो फिर आएगा। हम्म उससे भी बड़ा भूचाल आना चाहिए, आया नहीं अभी। पर जिस दिन वो आएगा, दिल्ली का धौला कुआं का भूचाल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर वो तो धर लेगा आपके। इनफैक्ट देयर वाज a proposal, when this proposal to build the new parliament and have this massive construction in Delhi was underway, तो हम लोग जियोलॉजिस्ट लोग जो हैं, जो अपने दिल की कह देते हैं, हमने भी कह दी, हमें सुनता थोड़े है कोई। तो हमने कहा कि फिलीपीन में हुआ था कुछ ऐसा। फिलीपीन की एक राजधानी हमेशा ध्वस्त हो जाती है, भूचाल आया या साइक्लोन आया, कुछ आया, उन्होंने एक और बना ली। तो हमने ये लिखा था, ईमेल पे था, कैसे था, स्पीकर लोकसभा और जितने जितने बड़े बड़े लोग हैं, ईमेल होती है तो लिख तो देते हैं ना हम लोग, कि हम भी प्रपोज करते हैं आप एक राजधानी नागपुर के साउथ में बनाइए, जो सेफ रहे, स्टेबल रहे। कई और कारणों से भी इन वॉर यू विल बी सेफर डाउन साउथ। तो उस पे लोग बोलने लगे कि वो कौन सा बादशाह था जिसने राजधानी इधर से उधर बदलती थी। तुगलकी, तुगलक था, जो भी था। हम्म तो वो लोग हंसने लगे कि ये जियोलॉजिस्ट लोग क्या बेवकूफी की बात करते हैं, पागलपन की, ऐसे भी कभी होता है। मैं कहा सच्चाई ये है कि दिल्ली और पूरा NCR वैसे ही द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। व्हाट अ डुबियस डिस्टिंक्शन यू हैव। एंड एक शहर, इवन चंडीगढ़ जैसा शहर
बना था आसपास में आपने मोहाली, ग्रेटर मोहाली, पंचकुला, पंचकुला, ग्रेटर पंचकुला, न्यू चंडीगढ़ फलाना ढिमका, ये गया वो बद्दी तक चला गया, वो रोपड़ तक चला गया, वो जाएगा पता नहीं कहाँ तक। मतलब आपने एक शहर का महाशहर बना के उसका महा बेड़ा गर्क कर दिया। एक पीजीआई बचा है, उसके यहाँ पे सारे के सारे आते हैं। तो इज ओवरबर्डन। दूसरे अस्पताल ना खुले होते तो किसी का इलाज ही नहीं होना था यहाँ पे। तो फैक्ट इज दिस, द अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण है, इसको रिवर्स गियर मारने की जरूरत है। गांधी जी ने जो बोला था ना, हर गांव गांव को एक बढ़िया शहर बना लीजिए, उसी को एक शहर की फैसिलिटी दीजिए। सांस नहीं आएगा तो आप भागोगे, और भूचाल किसी दिन आ गया तो आप भागने लायक भी नहीं रहोगे। छोटा शहर होगा तो सेफ होगा। बड़े बड़े टावर नहीं होंगे जो गिरेंगे तो उसमें आप बचोगे नहीं। इसलिए बिकॉज टेक्निकल ऑडिट हमारी बिल्डिंग्स का जीरो है, जीरो। करने वाले, मैं नहीं कहता सारे बेईमान है, बट मैनेज हो जाता है। कागज लेना है सबको, वो भी लेने की जरूरत नहीं है। यू आस्क दिस एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरी सिटी, कितनी सिटीज में टेक्निकल ऑडिट होता है बिल्डिंग्स जो बनती हैं, कितनी सिटीज में जो स्टील का जो लगी है उसका सर्वे होता है, ड्रिल करके कैसे निकाला जाता है, कंक्रीट का कितना लिया जाता है। चंडीगढ़ शहर में अगर महफिल रेस्टोरेंट की, होटल की बिल्डिंग गिर गई, ये तो हमारे देखते देखते बनी थी, हम तो अभी गए नहीं है। सही, हमने देखा है इसको बनते हुए, 10 साल भी नहीं हुए होंगे इसको बनते हुए, वो गिर गई धड़ाम से। सवेरे 7 बजे गिरी, बाई चांस दिन में गिरती तो पता नहीं क्या 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 होता। तो अगर चंडीगढ़ शहर में ऐसी बिल्डिंग गिर सकती है, पहले आग लगी थी तो बिल्डिंग गिर रही थी, और उस दिन भी कुछ भूचाल था सवेरे, क्योंकि हम यहाँ पे सभी जो लोग रहते हैं, तो एक फिजिक्स के प्रोफेसर ने मुझसे पूछा, तुम ये बताओ वो भूचाल पहले आया कि बिल्डिंग पहले गिरी? अगर तो बिल्डिंग पहले गिर गई तो भूचाल का कुछ लेना देना नहीं है। बाद में मुझे पता लगा कि बिल्डिंग 2-4 मिनट बाद गिरी है और भूचाल उसके पहले आया था। इस पर चर्चा नहीं हुई, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने डीसी साहब को ये लिखा कि आपने जो आज इनिशिएटिव लिया है फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल बिल्डिंग्स इज वेरी ग्रेट, पर मैंडेटरी करिए to all the buildings, and especially all the official buildings, and also to all housing societies. अगर ये हो जाएगा तो भूचाल तो आएगा एक दिन, बड़ा भूचाल आया नहीं आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन कांगड़ा क्वेक में 20,000 लोग मर गए थे उस जमाने में, 100 साल 120 साल पहले। आज मरने वालों की संख्या अगर आप अंदाजा लगाइए तो आपको नींद नहीं आएगी साल भर। पर इनकी, जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में टेक्निकल ऑडिट कराना, जिनको एक ताकत है करने की, उनको नींद क्यों आती है जब तक वो सेफ्टी का इंतजाम नहीं करते, डिजास्टर मैनेजमेंट की एजुकेशन का इंतजाम नहीं करते। को बचता कोई नहीं है भूचाल में। हर किसी का घर वो नहीं है जैसा मैरियट वाला है, रिक्टर स्केल 10 के लिए जो जेडब्ल्यू मैरियट है 35 सेक्टर वाला, ये उन सरदार जी का बनाया हुआ ना जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी मोहाली में। तो या तो फिर आप वो वाला स्टैंडर्ड कर दीजिए। देखिए कैपेबिलिटी की कहाँ कमी है, वो हमारे एक साधारण आदमी था ना वो। सर इज इट जो जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर को या अर्थक्वेक को झेल पाए, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इज इट वेरी एक्सपेंसिव? जी नहीं, जी नहीं, नहीं ना, ना, आम लोगों को जिन्होंने बनवाना है उनको तो no, no, नॉलेज no. इस बारे में, उनको तो यही लगेगा कि शायद ये No, 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 no. Expensive in the sense you have to spend lots of time and energy, and the government has to be very honest and sincere. You yourself, who are the person getting your house made, have to be very sincere and strict. आप भी, you don't cut the corners, चवन्नी ना बचाइए, बिकॉज एक घर की जो वैल्यू होती है वही सबसे बड़ी आपकी लाइफ लॉन्ग सेविंग होती है। एक फ्लैट में, एक घर में आप बैठे हो, वो किसी इमरजेंसी में आप बेच के 2.5-3 करोड़ ले सकते हो, जिससे आपकी पूरी जिंदगी सेव कर सकती है, कोई भी मुसीबत का आप झेल सकते हो, और वो गिर गया तो मलबे का तो पन्नी नहीं मिलती। तो ये वाला क्राइटेरिया अभी भी इस पे कोई फोकस नहीं है।
दिखावे के लिए, चौंचलेबाजी के लिए हम बड़े खुश हैं। हमने ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। बड़े-बड़े काम हम नहीं कहते कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप तीर्थ यात्रा के लिए सड़कें बनाओ, अच्छी कर दो, पुराने वाली थी। आपने गुड़गांव नुमा सड़कें देहरादून से बद्रीनाथ के लिए बनानी है? हाउ फनी एंड हाउ फूलिश। तीर्थ यात्रा तो लोग पैदल करते थे, सिर झुका के, विनम्रता से, पूजा के साथ। आज अगर हमारा मंत्री ये बोले कि 2.5 घंटे में देहरादून से बद्रीनाथ पहुंचा दूंगा, अरे कौन सा तीर मार लोगे यार? 2.5 घंटे में वहां से पहुंचा गए। उसके लिए बद्रीनाथ जाने वाले लोग वाले नहीं होंगे, वो पिकनिक पार्टी होगी जो ऑडी लेके भागेगी और वो इस सड़क पे भी एक्सीडेंट कर देगी। सड़कों को सेफ रखना ज्यादा जरूरी है सड़कों पे दौड़ लगाने से अच्छा। वो एक एक तरफ की बात है। सबसे बड़ी बात यह है सेफ्टी, सेफ्टी एंड सेफ्टी। सर आपका इस बारे में अब लास्ट मैसेज क्या है दिल्ली वाले लोगों को? अगर एक तो झटका उन्होंने सह लिया और कहते हैं कि आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो कई बार फील होते हैं उसके बाद, तो क्या आफ्टर शॉक्स वो एक दिन में ही फील होंगे या आफ्टर मेनी डेज वो फील होते रहते हैं? मेरा संदेश ये है कि जो आपके पास अभी झटका आया है, पहले वालों से काफी बड़ा आया है। अच्छा। पहले 3 के लगभग होता था, 3.2 या कुछ था। ये उससे 100 गुना से के लगभग 80 गुना के करीब आया है। फैलो था तो ज्यादा महसूस हुआ। इससे बड़ा दिल्ली का ही ओरिजिनेटेड, लोकल दिल्ली का जो इंटरनल को एक है, ये बिल्कुल आया है और फिर भी पूरे हिंदुस्तान में हिला है। देहरादून तक, चंडीगढ़ तक, मुरादाबाद तक अच्छे खासे हिला है। हरियाणा भी हिला है, पंजाब भी हिला उससे। इसके लिए भी अगर आप तैयार नहीं हैं, याद रखिएगा अगर इससे थोड़ा सा बड़ा आ गया तो क्या क्या टूट जाएगा दिल्ली में, वो हम्म। आपको भगवान करे ना आए और आपको देखने को ना मिले। और बस आपने हिमालय लेन का जो वो बोला है, हिमालय का सोचिए, वो अलग है इससे? बट नो, अलग कुछ नहीं है। ठीक है। भूचाल अफगानिस्तान से आया या जम्मू से आया या तिब्बत से आया या उत्तरकाशी से आया या भुज से आया, एरिया तो एक ही है। हम्म। हम सेंटर में बैठे ना, इधर के भूचाल के और इधर के भूचाल के, पिटेंगे तो अच्छे से। हम्म। और कांगड़ा क्वेक में 20,000 लोग मरे थे, 1.5 लाख घर टूटे थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए उस वक्त की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन में, और वो तो भूचाल अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से छोटा था। अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स क्या है सर वैसे? सिर्फ बड़े से बड़ा भूचाल जो अपना जकार्ता वाला था 9.2 था। उसमें तो बहुत ज्यादा मैसिव और है। जो चिली वाला भूचाल था पिछले वाला 9.5, काफी था, 9.5 था। 9.5। बिगेस्ट वाज 9.5। जापान वाला 8.5 था, ये क्या था? और उसकी सुनामी, क्या भयंकर सुनामी थी। और इंडिया, अपना इंडिया में सबसे ज्यादा यही था। वो जो जकार्ता वाला था, और एक। जकार्ता वाले की भी वहां पे भी हमारी जिसको बोलते हैं ना, ऐसी भद पिटी थी कि पूछो नहीं। हम्म। Normally, our forces should be capable of educating and saving people in disasters. हम्म। हर डिजास्टर में हमारे फौजी भाई तो आगे बढ़ाते हैं ना हमको। हम्म। पर एक मिलिट्री एजुकेशन, मिलिट्री जियोलॉजी नाम की एक चीज होती है जो हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग में नहीं दी गई थी। हमारे अंडमान में 40 या 48 के करीब एयरफोर्स के ऑफिसर्स और जवान मर गए थे सुनामी से। कितने दुर्भाग्य की बात थी कि आधे, अच्छा सुनामी कोई ऐसा नहीं है कि भूचाल की तरह आती है कि धड़ाम से बिल्डिंग गिरी, 40 सेकंड नहीं मिले। सुनामी हवाई जहाज की स्पीड से आती है। हम्म। इवन वहां से आधा घंटा था। उस भूचाल के बाद में अगर हमने अपने फोर्सेस को मिलिट्री जियोलॉजी की एजुकेशन दी होती तो वो खुद को भी बचाते और उनको भी बचाते। रिपीट, मिलिट्री जियोलॉजी and general geological education, universal geological education in all local languages, then through cartoons and through museums of disaster management is a must in all panchayat level schools. All panchayat level schools. खाली शहर में पढ़ा के कुछ नहीं होगा।
70% इंडिया अभी भी वहीं पे है। हम्म एंड दिस शुड बी डन एज ए सब कॉन्टिनेंट। नेपाल में भी पढ़ा दो, बांग्लादेश में पढ़ा दो, पाकिस्तान में पढ़ा दो, अफगानिस्तान में पढ़ा दो, श्रीलंका में पढ़ा हम्म दो। We have to operate as a continent, हम्म as a subcontinent. And panacea to all such problems is education, education, and education. Education formal or informal, but universal. हम्म अंग्रेजी में पढ़ा के नहीं हुआ। हम्म आपको हर लैंग्वेज में, हर डायलेक्ट में, लोकल डायलेक्ट में, पर सबसे बड़ी पढ़ाई होती है। एक कार्टून देखा था मैंने सुनामी वाला कि इन केस ऑफ क्वेक रन अपवर्ड्स। अगर आप 100 फीट के करीब ऊपर भाग गए, कुछ नहीं हुआ तो नारियल के पेड़ पे चढ़ गए, बच जाओगे। एजुकेट बाय एनी मीन्स and all means. हम्म Save yourself and tell others this is the way to save. Save yourself, save your families, save your students, save your colleagues, and save the neighborhood. ठीक है, ठीक है। That's my थैंक यू सो मच सर फॉर दिस मीनिंगफुल इनसाइट्स। आई होप जो हम बात कर रहे हैं ना कि बड़े आने हैं भी, आई होप कि कभी भगवान करे किसी को नसीब हो ऐसा हो, होप होना ही नहीं चाहिए होप वो। से होप से कुछ नहीं होता। मेरे से लिखवा लो, हम्म आएंगे। आएंगे। चलिए भगवान करे कि हम सब प्रिपेयर हों उन सारी सिचुएशंस के लिए, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद जो खुद करता करते हैं, बिल्कुल सही। और बाकी आप बैठे हैं चिताने के लिए लोगों को आपके जरिए बहुत सारे लोग जागरूक हो पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार जरूर इस टॉपिक पे और बातें करेंगे विजिट में, एंड फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। है। थैंक यू।